नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग भाई की यूट्यूब चैनल में। ये है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। दरअसल आज के लेक्चर में हम इमरजेंसी के क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है। उसके बाद में हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, है ना, कि नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, इसके इफेक्ट्स जो है क्या होते हैं, उदाहरण देखेंगे कि अब तक इंडिया में कब कब जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। ये सब की चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा सा माइंड मत करना, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो शायद वो एनर्जी ना दिखे आज, पर कोई नहीं, लेक्चर जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। अब आपको होगा सर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो वो तो आपने हटा ही दिया स्लाइड, तो कोई नहीं, इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही हो, कल फिर लगा लेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, इसमें आ जाते हैं हम, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के बारे में कहाँ कहाँ दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है भाग 18 यानी पार्ट 18 जो है, माफ कीजिएगा, पार्ट 18 जो है ना, इसमें डिस्कस किया गया है नेशनल इमरजेंसी। क्या किया गया है? नेशनल इमरजेंसी, या मैं कहूँ को इमरजेंसी ही किस में डिस्कस किया गया है, तो पार्ट 18 में जो है वो इमरजेंसी को डिस्कस किया गया है। अब आप कहोगे सर क्या ये भी याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। 2024 में ऐसा ही एक क्वेश्चन बना था जिसमें पार्ट्स दिए हुए थे, आपको मैच करना था कि पार्ट 18 जो है उसमें नेशनल इमरजेंसी है, पार्ट 20 में कुछ और दे रखा था, है ना, ऐसा दे रखे थे। तो सर ने बोला याद करने का मतलब करने का, क्योंकि सर को पता है कि कौन सी चीज़ याद करनी है और कौन सी चीज़ें याद नहीं करनी है, ठीक है ना। पार्ट 18 में है इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक। आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोविजंस है, आर्टिकल माफ कीजिएगा, पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से में कौन सी इमरजेंसी है, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जहाँ पर देश की एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है उसको खतरा हो, है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ये सारे स्टेप्स ले सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है ना, स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है अगर कुछ ऐसी अब नॉर्मल सिचुएशन ऐसी अगर हो जाती है तो, है ना। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन प्रकार की इमरजेंसी की बात यहाँ पर की गई है। कौन सी इमरजेंसी? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, ये लगाया जाता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक होता है प्रेसिडेंट रूल, ये लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, और इस प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है यानी राज्य आपातकाल। क्या कहा जाता है? राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। एक और इमरजेंसी होती है जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो है आर्टिकल 360 में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हिंदी में जहाँ धारा लिखा है ना, तो आपको अगर लिखना है एग्जाम में तो धारा नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है। ये जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा हो जाता है ना, जहाँ जहाँ आपको धारा दिखे, देखिए यहाँ धारा दिखा है तो आपको इसे अनुच्छेद कर लेना है, ठीक है। कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी लागू कर सकती है। कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है? नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में दी गई है। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट है 18, इतना याद रखना है यहाँ से, ठीक है साहब। अब आज के इस लेक्चर में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में दी गई है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है साहब। इसको लागू करने के ग्राउंड्स क्या क्या है ना, कौन सी कौन से वो आधार है जिनके आधार पर नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। पहला, अगर कोई वार हो जाए, युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, या कोई आर्म रेबिलियन हो जाए, है ना, सशस्त्र विद्रोह। क्या है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अब मैं इस चीज पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, सशस्त्र विद्रोह पर ही, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। पर आपको याद रखना, सशस्त्र विद्रोह या तो युद्ध हो जाए, या बाहरी आक्रमण हो जाए, है ना, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। देखिए, युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए इसलिए ही इमरजेंसी लगाई जाएगी, ये जरूरी नहीं है। अगर ये खतरा लगे, आसन्न खतरा लगे, है ना, इमिनेंट अगर डेंजर महसूस हो गवर्नमेंट को कि
भाई साहब ये हम पे अटैक हो सकता है, अपने पास पुख्ता जानकारी है, खतरा है, तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है ना। ठीक है साहब। अब देखिए, इसमें भी नेशनल इमरजेंसी अगर ऐसा संविधान में नहीं दिया गया, मगर अगर बांटा जाए तो ये भी दो प्रकार की इमरजेंसी होती है। 352 में भी दो प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक होती है बाहरी, एक होती है आंतरिक इमरजेंसी, आंतरिक कारणों के आधार पर। देखिए, बाहरी मतलब इसमें आ गया युद्ध कोई हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया, समझ में आ गई आपको बात, यानी कि वॉर हो गया या एक्सटर्नल अग्रेशन होगी तो वो बाहरी इमरजेंसी में आएगी। आंतरिक इमरजेंसी में क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मान लिया अपने देश में ही जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जनता विद्रोह कर दे, या कोई स्टेट जो है वहां पर ऐसा ऐसे सिचुएशन हो जाए कि नहीं वहां पर सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब आप कहोगे सर मणिपुर में तो हो गया था, तो फिर वहां पर लगाई तो गई नहीं गई इमरजेंसी। तो देखो, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट को लगना चाहिए ना, आपको और हमें लगने से क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट को जब लगेगा तब इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, तो दो तरीके की इमरजेंसी होगी 352 में। जो नेशनल इमरजेंसी है वो दो तरीके की होगी, एक बाहरी जो कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, आंतरिक जो कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि यहां पर हो जाए आर्म रेबेलियन। ये आर्म रेबेलियन और सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है इसको आप गांठ बांध के रखना, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो ये होगी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी जो हो सकती है ना, वो किसी एक पार्ट को, देश के या पूरे पार्ट को प्रभावित कर सकती है। देखिए मान लीजिए ये अपना मैप बना लेते हैं इंडिया का, ये जी मैप बन गया है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है, इस मणिपुर में जो है सिचुएशन खराब हो जाती है, तो इमरजेंसी जो है वो मणिपुर में भी लगाई जा सकती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में इमरजेंसी है ना। या हो सकता है कि मणिपुर के एक भाग में इमरजेंसी लगाई जा सकती हो, या ऐसा हो सकता है कि पूरे इंडिया में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती हो, तो लगाई जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि इमरजेंसी जो है वो किसी देश के किसी एक पार्ट में या पूरे भारत में कहीं पर भी लागू की जा सकती है ना। अब यहाँ पर और क्या की पॉइंट्स है यहाँ पर, इसे घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को चाहिए किसकी, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। किसका चाहिए, कैबिनेट। अब आपको एक बात बताऊं, अपने संविधान में सिर्फ कैबिनेट वर्ड जो है यहीं पर मेंशन है और कहीं भी मेंशन नहीं है। कैबिनेट जो शब्द है ना, कैबिनेट या जिसे हम कहते हैं मंत्री मंडल, क्या आप बात करते हो सर, ऐसी कोई बात होती होगी। देखो आपने और जगह देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या लिखा होता है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपने पढ़ा होगा। हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा गया है, मंत्री परिषद, मगर यहां पर जो है सिर्फ यहां पर मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बात की गई है यहां पर। मगर ओरिजिनली ये कैबिनेट नहीं हुआ करता था, ओरिजिनली जो है यहां पर कुछ भी नहीं लिखा था, ओरिजिनली ये था कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ था। तो अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट बन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक जगह कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हाँ ये बात सही है, सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजन है ना यहीं पर कैबिनेट अप्रूवल की बात कही गई है, बाकी हर जगह बात कही गई है मंत्री परिषद की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब आप कहोगे सर इनमें अंतर तो बता दो, देखिए इन दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। आपको लगेगा नहीं सर ये तो एक ही बात नहीं, इनमें अंतर होता है, मगर ये अंतर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यह अंतर हम देखेंगे कहाँ, जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहाँ मंत्रियों के प्रकार भी देखेंगे है ना, और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर भी देखेंगे। ठीक है साहब, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या एक तो बात होगी कि पूरे या कुछ पार्ट को ये अफेक्ट कर सकती है, दूसरी इसको लागू किया जा सकता है सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल की मदद से ही, यानी कैबिनेट अप्रूव करके देगी ना तभी इमरजेंसी लागू की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसा नहीं किया, वरना ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, 44th अमेंडमेंट जो है यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट क्यों किया गया था, देखिए अब पूरी बात डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए 1975 आपको याद होगा, यहाँ पर क्या हुआ, आपातकाल, आपातकाल लागू कर दिया गया। सरकार किसकी थी,
माफ कीजिएगा, सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी जी की थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी ने अपने विम्स एंड फेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपातकाल लगा दिया, है ना। और इससे पहले जब 1975 था ना, जब आपातकाल लगाया गया था, तो ये वाला यहाँ पर प्रोविजन नहीं था कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में ही इमरजेंसी लगाई जाएगी। इससे पहले क्या था, राष्ट्रपति जो है वो जब चाहे वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इंदिरा गांधी ने बताया नहीं और राष्ट्रपति को सलाह दे दी, और राष्ट्रपति इनकी बात मानते हैं और इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। ठीक है, रातों रात। मिनिस्टर्स को भी जब घोषणा की गई उसके बाद पता चला, है ना। तो ये क्या है, ये जो अमेंडमेंट करके ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, ये भी कि ये प्रेसिडेंट अप्रूवल जो है वो कैबिनेट के अप्रूवल से ही प्रेसिडेंट जो है वो लागू करेंगे। ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू ही किया गया था 1978 में, है ना, ताकि अकेली प्रधानमंत्री या अकेला कोई प्रधानमंत्री बने उसकी मन मर्जी से ही ये लागू नहीं किया जा सके, कम से कम कैबिनेट तो अप्रूवल दे। क्योंकि उस टाइम कैबिनेट के मंत्री जो थे वो भी इस बात से सहमत नहीं थे कि जो है इमरजेंसी लगाई जाए या इमरजेंसी लगाना जायज़ है, ठीक है ना। इसलिए ये यहाँ पर डाला गया था कैबिनेट का नाम। इससे पहले कैबिनेट का नाम यहाँ पर नहीं था, ठीक है ना। ठीक है साहब। और ये जो 44th अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया ना, इसमें क्या था कि एक बार अगर इससे पहले क्या था, 1978 से पहले क्या था कि मान लीजिए एक बार इमरजेंसी घोषित कर दी तो ये तब तक चलती रहती थी जब तक कि वापस से इसको सरकार वापस ना ले ले, या राष्ट्रपति वापस उद्घोषणा के द्वारा डिक्लेरेशन करके वापस इसको ना ले ले इमरजेंसी को, तब तक चलती रहती थी। मगर 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया कि नहीं, अगर एक बार इमरजेंसी लग भी गई तो वो सिर्फ 6 महीने तक लगी रहेगी। 6 महीने के बाद में आपको फिर से अप्रूवल लेना होगा, वो भी किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही 6 महीने से ज़्यादा वो आपके इमरजेंसी चल सकती है। बल्कि इससे पहले क्या था, 1978 से पहले, 44th अमेंडमेंट से पहले एक बार इमरजेंसी लागू, उसके बाद पूरे जब तक वापस नहीं ली जाएगी तब तक वो लागू ही रहती थी। ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। ये वाली प्रोविजंस याद रखने हैं। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए मेंस में भी कि 44th अमेंडमेंट के थ्रू इमरजेंसी में कौन से बदलाव किए गए, तो आपको हो सकता है कि कंपेयर करके दिखाना पड़ जाए कि ये ऐसा था, है ना। अब जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इस जुडिशियल रिव्यू की बात यहाँ पर आ जाती है। तो इससे पहले ये था कि इमरजेंसी को कभी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये लिख दिया था अमेंडमेंट करके। किसने? इंदिरा गांधी ने ही संविधान में लिखवा दिया था कि जो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। परंतु आपको तो पता ही है 1973 में क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, आपको याद आया? नहीं आया? केशवानंद भारती केस याद आया? आया जी। क्या दिया था यहाँ पर? बेसिक स्ट्रक्चर। क्या दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, मूलभूत ढांचा, मूल ढांचे की यहाँ पर संकल्पना दी गई थी। और जुडिशियल रिव्यू इसका पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये कर दिया गया कि नहीं, इसका जो है वो इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कोर्ट को लगती है, या ऐसा लगे कि ये जबरदस्ती अपने विम्स एंड फेंसेस के अकॉर्डिंग इसको लगाया गया है, तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसको वापस भी लिया जा सकता है। ये भी बाद में ही किया गया था, क्योंकि इंदिरा जी ने तो कह दिया था कि हमने बोला वो फाइनल है, आपने एक बार बोला तो बोला, उसके बाद कोई इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मगर ऐसा हुआ कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही। ये यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं 44th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है साहब। अब इमरजेंसी लग गई, अब इस इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये तो बता दो सर, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अपने क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है। अपने यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है और नीचे है स्टेट्स, ठीक है। ये अपने यहाँ है, हिंदी में कहेंगे इसको क्या कहते हैं हिंदी में, संघीय व्यवस्था अपना है या संघीय देश है अपना, है ना। तो फेडरल सिस्टम अपने यहाँ है, यानी दो स्तर पर सरकार है, यूनियन और स्टेट, दोनों में पावर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से बटे हुए हैं। मगर मैंने पहले भी आपको बताया था, जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है उस वक्त ये सारे जो है जो भी रिलेशनशिप है वो हो जाते हैं ख़त्म, और सरकार यूनिटरी गवर्नमेंट के तौर पर काम करने लग जाती है ना।
एकल गवर्नमेंट के जैसे काम करने लग जाती है सरकार। यहाँ पर संघीय ढांचा जो है वो उसके प्रोविजन समाप्त हो जाते हैं, सारी की सारी शक्तियां आ जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास में, और सरकार बिहेव करने लगती है एक यूनिटरी गवर्नमेंट के जैसे, है ना। तो अब ऐसा जब होता है तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है जितने भी वो आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यहाँ तक कि वो स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकती है कि हाँ ये वाले इश्यूज जो है इनको आप ऐसे एक्सरसाइज करो, या इन इश्यूज या जो भी पावर्स इनको इस तरीके से एक्सरसाइज करो। हालांकि स्टेट असेंबलीज वगैरह जो हैं वो बनी रहती है, राज्य की सरकारें भी बनी रहती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई राज्य की सरकारें बर्खास्त हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट असेंबलीज भी बनी रहती है, गवर्नमेंट्स भी बनी रहती है, मगर पावर किसके पास आ जाती है? सरकार के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास में आ जाती है ना। ठीक है साहब। लेजिस्लेटिव जो भी रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो जाते हैं और सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी अब कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्ट्स पे भी कानून बना सकती है पार्लियामेंट, है ना। बना सकती है क्यों कह रहा हूँ, बनाएगी ही ऐसा नहीं है। अगर पार्लियामेंट को लगे तो बनाएगी, नहीं तो स्टेट असेंबली तो सस्पेंड होती नहीं है तो वो भी बना सकती है। बट अगर ऐसा हुआ तो पार्लियामेंट बना सकती है, पूरी पावर इसके पास आ जाती है। ठीक है। फिर है फाइनेंशियल, तो जितने भी फाइनेंशियल रिलेशन हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। जो 14 मैं कहता हूँ जो फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, क्या वित्त आयोग के अकॉर्डिंग जो पैसा दिया जाना होता है राज्यों को, वो है ना, जो भी पैसा दिया जाता है वो जो डिवोल्यूशन किया जाता है, जो अंतरण किया जाता है, वो समाप्त हो जाता है यहाँ पर। केंद्र सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट्स को जो है कोई भी पैसा ना दे, है ना। ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ये होता है नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव। ठीक है ना। ठीक। अब आ जाते हैं लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो, लोकसभा हो या कोई स्टेट असेंबली हो, अगर इमरजेंसी लगी है तो एक बार में उसका कार्यकाल जो है वो 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। उसका टर्म जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। समझे नहीं? जैसे कि मान लीजिए 1975 में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया, है ना, क्योंकि 1975 में ही चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी जो है इनका चुनाव वहां से रद्द कर दिया गया था। हालांकि ऐसा था कि ये पीएम बनी रहेंगी, मगर फिर भी 2 साल तक जो है 1977 तक जो है ये पीएम रहती हैं, है ना। ऐसे तो एक बार में मान लीजिए, अब मान लीजिए आज है 2024, मान लीजिए 2024 में इमरजेंसी लग गई, और एक बार इमरजेंसी लग गई तो लोकसभा और राज्य स्टेट असेंबलीज इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि 2024 में ही चुनाव होना है अभी, तो फिर भी इनका चुनाव नहीं होगा, क्योंकि भाई चुनाव करने वाली स्थिति ही नहीं है, इमरजेंसी लगी है, इसका मतलब चुनाव कराने की स्थिति ही नहीं है, तो चुनाव कहाँ से कराए जाएंगे। तो इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ जाता है। अब जबरदस्ती ही नहीं बढ़ता है कि मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है और अगर इमरजेंसी लगी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ता है ना। क्यों? अगर चुनाव नहीं, मान लीजिए कि अभी चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों बढ़ेगा। जब अभी चुनाव कराने हैं और चुनाव नहीं करा सकते तो अपने आप जो है 1 साल तक के लिए इनका टाइम बढ़ जाता है एक बार में। अब मान लीजिए 1 साल बाद में भी ऐसा हो गया कि चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो फिर एक बार जो है एक संकल्प पारित करा के 1 साल के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एक एक साल करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, कितने भी टाइम तक जो है वो इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ऐसे के ऐसे ये प्रोविजंस याद रखने हैं। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। पर यहाँ पर क्या बात है कि 6 मंथ के बाद में तो इमरजेंसी खुद ही, इमरजेंसी के प्रोविजंस में क्या कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया, जब ये इमरजेंसी लगी थी अपने यहाँ उसके बाद में, कि एक बार में 6 महीने तक ही इमरजेंसी लागू रह सकती है, उसके बाद इमरजेंसी लागू नहीं रहेगी, है ना। अब ये इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी तो फिर तो चुनाव होने ही होने हैं, ऐसी सिचुएशन है ना। तो ये ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पर आर्टिकल 358 और 359, इन आर्टिकल में 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया, 2 तरीके से प्रोविजंस दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं, है ना। आर्टिकल 358 जो है ये बात करता है आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनके बारे में, कि जब भी इमरजेंसी लगेगी, वो इमरजेंसी जब से उसकी घोषणा होती है, डिक्लेरेशन होती है, उस वक्त, उस सेकंड से, उस मूवमेंट से ही आर्टिकल 19 में जितने भी आपको फ्रीडम दी गई है, जितने भी राइट्स दिए गए हैं, वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, है ना। तो आर्टिकल 358 जो है वो बात करता है सिर्फ आर्टिकल 19 वाले मूल अधिकारों की, और आर्टिकल 359 बात करता है बाकी के मूल अधिकारों की।
आर्टिकल 359 क्या करता है, बाकी के जितने भी अधिकार हैं उनकी बात करता है, और ये वाले जो है वो इमरजेंसी के लागू होने के जैसे लागू होता है वैसे ही ये लागू नहीं होता है। ये होता है कि प्रेसिडेंट इसके लिए अलग से जो है एक घोषणा करते हैं, एक डिक्लेरेशन करते हैं इसके लिए कि भैया ये वाले राइट जो है वो वाले राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें भी आर्टिकल 20 और 21 इनको जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इनको छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी अधिकार को सस्पेंड कर सकता है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर सकता है। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 358 और 359 का मतलब समझ में आया? नहीं आया, मुझे पता है, अब मैं समझाता हूँ आपको। नहीं, हम ये ले लेते, देखिए आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है, माफ कीजिएगा, एक मिनट फिर से लेनी पड़ेगी हमें, ठीक। आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 दो प्रकार के आर्टिकल है। आर्टिकल 358 जो है ये बात करता है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में जितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं ना, क्या क्या अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, मूवमेंट का है, बसने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ये सब चीज़ें आर्टिकल 19 की बात करता है। तो ये आर्टिकल 19 की ही बात करता है, और आर्टिकल 359 जो है ये बात करता है दूसरे किसी भी अधिकारों के बारे में। कौन से छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 में जो अधिकार है ना उनको छोड़कर बाकी के अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 359 की। ये वाले अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है इन दोनों को छोड़कर। और आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 वाले जो अधिकार हैं उनको कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इनका अंतर और आगे भी हम देख लेंगे। समझ में आई आपको बात? आ गई जी, आगे तो चलो जी आगे चल लेते हैं, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 358 और 359 के बीच में पूरा का पूरा अंतर जो क्या है, हो सकता है कि ऐसा का ऐसा मेंस में भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना, या प्रीलिम्स में तो पूरे के पूरे चांसेस है। एक एक चीज़ समझना, यहाँ पर आर्टिकल 3858 359 दिया हुआ है। स्कोप देख लेते हैं। आर्टिकल 358 जो है ये फंडामेंटल राइट जो है उनको सस्पेंड करने के लिए आर्टिकल 19 में जितने भी अधिकार दिए गए ना सिर्फ उनकी ही बात करता है ना। और आर्टिकल 359 किसकी बात करता है, जिस भी अधिकार को सस्पेंड करने की बात करे राष्ट्रपति। मान लीजिए कि राष्ट्रपति कह दे कि आर्टिकल 14 जो है वो समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 15 समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 17 समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 18 समाप्त हो जाता है, ऐसा कह दे राष्ट्रपति। तो इन अधिकारों को, जिन जिन अधिकारों की बात राष्ट्रपति अपनी डिक्लेरेशन में करेंगे ना वो अधिकार जो है यहाँ पर सस्पेंड होंगे। और आर्टिकल 358 तो सिर्फ आर्टिकल 19 से ही रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। इसका तो पक्का है कि इसी से रिलेटेड है ही, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑटोमेटिक सस्पेंशन, है ना। तो जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी ये वाले आर्टिकल 19 वाले अधिकार जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाएंगे, है ना, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग है ना। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग अपने आप ही आर्टिकल 19 वाले अधिकार जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, किसी और अलग से डिक्लेरेशन या घोषणा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग यहां पर ऑटोमेटिकली जो भी अधिकार है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति अलग से सेपरेट कोई ऑर्डर पास करते हैं कि ये वाले अधिकार जो हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं, ठीक है जी। यहां पर ग्राउंड्स क्या हो सकता है सस्पेंशन का, है ना। यहां पर आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग अगर आपको आर्टिकल 19 वाले अधिकारों को सस्पेंड करना है तो इसके लिए नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, और किसी भी इमरजेंसी में नहीं किया ऐसा किया जा सकता। और नेशनल इमरजेंसी में भी कौन सी, बाहरी, है ना, आउटसाइडर वाली जो एक्सटर्नल एग्रेशन से जो इमरजेंसी लगी है ना, वो मैंने बताया था ना, वो अंतर वो इसीलिए बताया था ये समझने के लिए, है ना। मैंने बताया था कि 352 में दो प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक बाह्य होती है, ये बाहरी, एक होता है आंतरिक। ये होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सशस्त्र विद्रोह। देखो ये सशस्त्र विद्रोह है ना, ये भी 44th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। इससे पहले क्या था, आंतरिक गड़बड़ी, इससे पहले था आंतरिक गड़बड़ी शब्द संविधान में लिखा हुआ, है ना। आंतरिक गड़बड़ी अगर लगे सरकार तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, मगर इसी आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल फायदा उठाया इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद से इससे बचने के लिए 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये लिख ही दिया गया कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होगा ना
उस सशस्त्र विद्रोह के बाद में ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ऐसे नहीं लगाई जा सकती। तो आंतरिक और बाह्य इमरजेंसी हमने देख ली। तो देखो ये जो अधिकार यहाँ पर खत्म होंगे ना आर्टिकल 19 वाले, वो सिर्फ होंगे इमरजेंसी के मामले में, नेशनल इमरजेंसी के मामले में, वो भी बाहरी आधार पर अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है तो, यानी युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर। मान लीजिए कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, पाकिस्तान हमला कर दे हम पे, तब अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। हालांकि हमला करे तो इमरजेंसी लगाई ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा तो 1999 में कारगिल वार हुआ था मगर इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, है ना। तो इन्हीं आधार पर जो है अगर आपको बाह्य आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर इमरजेंसी माफ कीजिएगा इमरजेंसी लगाई गई है, तभी आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होंगे, वरना नहीं होंगे। अगर आंतरिक आधार पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई गई है तो जो है इमरजेंसी आर्टिकल 19 वाले अधिकार जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, आपको याद रखना है ना। अब देखो, जबकि आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग कैसे भी इमरजेंसी हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल इमरजेंसी हो, है ना, चाहे वार या एक्सटर्नल एग्रेशन से हो या आर्म रिबेलियन से हो, किसी भी आधार पर इमरजेंसी हो, राष्ट्रपति ऑर्डर के द्वारा अधिकारों को वापस ले सकते हैं। ये अंतर समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंड, है ना, कि कितने समय के लिए सस्पेंड रहते हैं अधिकार। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 में जितने अधिकार हैं वो उस पूरे टाइम के लिए सस्पेंड रहेंगे जितने पूरे टाइम के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। मान लीजिए 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए तो 2 महीने के लिए सस्पेंड होंगे। जबकि आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग जो भी अधिकार जो है वो सस्पेंड किए जाएंगे, वो हो सकता है कि पूरे टाइम के लिए रहें या हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही वो सस्पेंड रहे। जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी रही 2 साल, मगर राष्ट्रपति कह दे कि मात्र 6 महीने के लिए ही इनको सस्पेंड किया जा रहा है ना, या राष्ट्रपति ये कह दे कि 2 साल के लिए, तो देखो पूरे टाइम के लिए भी हो गया, और राष्ट्रपति ये कह दे कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तो उतने दिनों के लिए, उतने महीनों के लिए हो सकते हैं। जबकि आर्टिकल 19 में, या आप देखो आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग देखो, तो ये जो आर्टिकल 19 में जितने भी अधिकार है वो पूरे समय के लिए, जितने समय के लिए इमरजेंसी लागू रहती है उतने पूरे समय के लिए ही सस्पेंड हो जाते हैं, है ना। अब टेरिटोरियल स्कोप में आ जाते हैं। टेरिटोरियल का स्कोप का मतलब क्या हो गया कि कितने क्षेत्र पर लगाई जा सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जो अधिकार समाप्त होते हैं ना वो पूरे देश में समाप्त होते हैं, ठीक है ना। जबकि ये जो आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग जो जो अधिकार समाप्त होंगे ना वो किसी एक पार्ट पे या पूरे देश से समाप्त हो सकते हैं। मान लीजिए देखो, अपना एक छोटा सा भारत बना लेते हैं, हाँ, ये लो जी भारत बन गया अपना। मान लीजिए मणिपुर में इमरजेंसी लगी है ना, तो हो सकता है कि मणिपुर में से ही ये अधिकार जो है वो समाप्त हो और जगह से ना हो, या हो सकता है कि पूरे भारत से ही समाप्त हो जाए। जबकि आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग तो क्या था कि पूरे भारत से ही समाप्त होंगे, क्या होंगे, पूरे भारत से ही समाप्त होंगे। मगर आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर से ही समाप्त होंगे, या अगर राष्ट्रपति कहे कि पूरे भारत से, तो पूरे भारत से भी हो सकते हैं। ये वाली बात आ गई, ठीक है जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 358 और 359 के बीच में डिफरेंस जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मेंस में भी यहाँ से डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी में ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हमने देख लिया ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होगा तो पूरी इमरजेंसी के एंटायर ड्यूरेशन के लिए ही होगा, है ना। और जो आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग जो जो भी फंडामेंटल राइट्स यहाँ सस्पेंड किए गए हैं वो या तो एंटायर ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं, या तो वो ड्यूरेशन जो कम भी हो सकती है जो राष्ट्रपति उसमें निर्दिष्ट करते हैं, राष्ट्रपति जो उसमें लिखते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल स्कोप में क्या जाएगा, आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 के अधिकार सस्पेंड किए जाएंगे वो पूरे के पूरे इंडिया में करे जाएंगे। और यहाँ पर 359 में कौन से, या तो पूरे इंडिया में हो सकते हैं, या तो वो वाला एरिया जहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है, या जिस एरिया में राष्ट्रपति बोले कि भाई इस एरिया में जो है आपके अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए लगी है पूरे देश में इमरजेंसी, मगर राष्ट्रपति कह दे कि भैया यूपी के नागरिकों को नहीं मिलेगा, यूपी वाले क्षेत्र में जो है वो मूल अधिकार, ये वाले मूल अधिकार जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, है ना। 20 और 21 को तो कर ही नहीं सकते, बाकी को कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 पे क्या प्रभाव होता है, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग
आर्टिकल 20 और 21 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है ना। परंतु आर्टिकल 359 जो है ये बात करता है किसकी, 20 और 21 की, है ना। मतलब आर्टिकल 20 और 21 यहाँ पर सस्पेंड नहीं किए जा सकते, बाकी सबके सब सस्पेंड किए जा सकते हैं, है ना। आर्टिकल 20 में क्या है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, गिरफ्तारी से संबंध में जो संरक्षण के अधिकार है ना वो है। और आर्टिकल 21 में क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना आर्टिकल 21 में, तो वो है। इन दोनों को छोड़कर आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग और दूसरे अधिकार, मूल अधिकार है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 22 में है उनको किया जा सकता है, 25 में उनको किया जा सकता है, 26 में उनको, 23 में, 24 में, 14 में, 15 में, 16 में, किसको भी किया जा सकता है। ठीक है साहब। अब इम्यूनिटी किसको मिलेगी, है ना भाई, ये वाले कानून है, इनको छूट कहाँ किस चीज़ से मिलेगी, है ना भाई। जो ऐसे कानून है उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, भाई मूल अधिकारों का हनन तो नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसे कानूनों को इम्यूनिटी मिली हुई है। कब के लिए, जब तक इमरजेंसी का टाइम है ना उसी वक्त तक इनको इम्यूनिटी है। यानी कि मान लीजिए 1 अप्रैल और 2025 से मान लीजिए कि लग जाए इमरजेंसी, और लग जाए ये 31 मई तक लग जाए 2025 तक। अब इस ड्यूरेशन में अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और मान लीजिए 1 जून को भी किसी का मूल अधिकारों का हनन हुआ तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये है इम्यूनिटी, ठीक है ना। इस ड्यूरेशन के लिए ही इम्यूनिटी मिली हुई है ना। और यहां पर भी इम्यूनिटी वाला अगर बात आए तो उन जो लॉ है वो इमरजेंसी से रिलेटेड जो लॉ बनाए गए हैं उनको ही इम्यूनिटी मिलती है, किसी जुडिशियल रिव्यू से, न्यायिक समीक्षा से छूट मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन जो कानून है और या आपातकालीन प्रावधान बनाए गए हैं उनको ही, उसके अलावा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। समझ गए ना, ठीक है साहब। ये ऐसा ही पूरा हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, मैंने समझाया तो आपको वैसे भी हिंदी में ही है, ठीक है साहब। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ऐसा अपने देश में, सर ये तो बता दो इमरजेंसी लगी है क्या कभी कभी, है ना। तो बिल्कुल अपने यहाँ इमरजेंसी लगी है, 3 बार अपने यहाँ इमरजेंसी लगाई गई है। 2 बार अपने यहाँ इमरजेंसी लगी है, वो लगी है बाहरी आपातकाल, और 1 बार लगा है वो है आंतरिक आपातकाल। इनमें क्या अंतर है अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर में आपको बता ही दिया है, ठीक है साहब। देखो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहला लगाया गया 1962 में। सर 1962 में ऐसा क्या हुआ, इंडिया चाइना का वॉर हो गया था। ये देखो ये नेफा है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब आपको सर ये क्या बला है, देखो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जेपी मोरारजी अडवाणी, अशोक मेहता एंड वाजपेयी अरेस्टेड। ये तो 1975 की बात है। किसकी बात है, 1975 की। इस वक्त 1962 में चीन जो है वो हमला कर देता है, कहाँ, भारत। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है ना, ये किसे कहते हैं, आज का अरुणाचल प्रदेश आपको याद है। अब ये मत करना कि सर अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ठीक है, ये तो आप बिल्कुल भी मत करना। चलो नहीं पता है तो मैं एक बार मैप बनाता हूँ, मास्टर किस लिए है, पूरा इस्तेमाल करो। देखो ये हम, माफ़ कीजिए, ये हम बना रहे हैं अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या बन रहा है साहब, ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया बन रहा है, ठीक है। देखो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ना। यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है जहाँ अभी हिंसा की घटनाएं चल रही हैं, है ना। ये मिजोरम है, ये वाला है, ये त्रिपुरा है, ठीक है। यहाँ पर एक राज्य है, ये है मेघालय है। ये पूरा मैप आपको याद रखना चाहिए। और ये बड़ा सा दिख रहा है, ये है आसाम, और ये यहाँ पर क्या है, सिक्किम, महाराज, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर हमला कर देता है चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से उस टाइम में कहा जाता था, है ना। इसलिए इमरजेंसी लगाई गई थी 1962 में। अब ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, क्या इसके रीजन थे, क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कब, जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरी इमरजेंसी। इस वक्त लगाई गई थी 1971 में। अब सोचो 1971 में ऐसा क्या हुआ था कि इमरजेंसी लगाएगी, भैया बांग्लादेश है ना, इसको स्वतंत्र कराने की बात हुई थी। इसको स्वतंत्र कराने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती। 93,000 सैनिकों को हमने क्या किया था, हथियार डलवा लिए थे, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है
ये हमला कर रहा था बांग्लादेश के लोगों पर, और बांग्लादेश के लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आ रहे थे, और इंदिरा गांधी जो है पाकिस्तान से कहती है कि भैया ये बंद करो क्योंकि आपके शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं। ऐसा चला तो भाई हमें तो समस्या होगी, इंटरनल सिक्योरिटी की हमारी समस्या है। बांग्लादेश नहीं मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता है, भारत बांग्लादेश की हेल्प करता है ना, और उसके बाद में बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता, तो इसलिए लगाई गई थी। एक है सबसे डिस्प्यूटेड जो है ये 1975 वाली इमरजेंसी, जो कि सबसे विवादित रही और गैर कानूनी से इमरजेंसी में कहा जा सकता है। 18 महीने तक ये इमरजेंसी रही, और इस इमरजेंसी को कहा जा सकता है अपने लोकतंत्र का काला एक तरीके से दिवस, इस दिन को जिस दिन लगाई गई थी, और इस पूरे काल को कहा जा सकता है काला काल हमारे लिए हो सकता है, अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, है ना। तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि इंदिरा गांधी के चुनाव को यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था कि भैया आपका चुनाव जो है वो वैलिड नहीं है, हालांकि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये सब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ उदाहरण देख रहे हैं, समझ रहे ना। तो जो चीज़ जहाँ पढ़नी चाहिए वहीं पढ़ेंगे। तो ये सबसे विवादित है। तो पूछे कभी कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई? 3 बार इमरजेंसी लगाई। 2 बार लगाई है बाह्य आक्रमण के आधार पर, 1 बार लगाई है आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल हुआ, पहले होता था ना, उसके आधार पर 352 में होता था, बाद में इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू बदल दिया गया सशस्त्र विद्रोह, इससे सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया है, इसलिए अब तक कोई इमरजेंसी नहीं लगी है। अब आप कहोगे सर कि हालांकि देखिए इस वक्त तक ये 1971 वाली इमरजेंसी हटाई नहीं गई थी, फिर भी इन्होंने इमरजेंसी दोबारा से घोषित यहाँ पर कर दी। आप कहोगे सर कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ तो 1999 में, तो क्या उस वक्त इमरजेंसी नहीं लगाएगी? नहीं लगाएगी। तो देखो, युद्ध होगा तो अनिवार्यतः है इमरजेंसी लगाई ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार को लगना चाहिए, सरकार को लगा इसको मैं हैंडल कर लूंगा, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है साहब, ये हमने देख ली 3 इमरजेंसी कब कब लगाएगी। देखिए जब इमरजेंसी लगी तो मोरारजी देसाई, आडवाणी जी, अशोक मेहता, वाजपेयी, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। और आज के जितने भी ये नेता हैं, लालू यादव है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता थे मुलायम सिंह यादव थे, और ये सब जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, सब इमरजेंसी में ही ये सब विपक्ष में हुआ करते थे, और इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन उस टाइम पे चलाया था, और ये सब उसी आंदोलन की पैदाइश माने जाते हैं। तो ये हमने देख लिया है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी अपने पास प्रावधान हैं आर्टिकल 352 में, वो सब हमने देख लिया। आर्टिकल 358 और 359 के बीच में डिफरेंस देख लिया। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हल्के में नहीं लेना है, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, कब कब लगाया गया, इससे रिलेटेड जो है वो प्रावधान क्या क्या है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि कुछ चीज़ें शायद इसमें नहीं आई है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार नई स्लाइड ले लेता हूँ मैं, हम यहाँ से ले लेंगे एक नई स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। अब देखो 352 को मैं पूरा बता देता हूँ। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल की बात, ठीक है। तो ये कब लगाया जाएगा? तो देखो, एक तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या तो युद्ध हो जाए, ऐसा समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। या तो क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, माफ कीजिएगा, क्या हो जाए, यहां लिख लेते हैं, अरे भैया क्या हो गया, क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। अब देखो, ये जो सशस्त्र विद्रोह है इससे पहले हुआ करता था आंतरिक गड़बड़ी। ये शब्द जो यहाँ पर था, यहाँ पर हुआ करता था आंतरिक गड़बड़ी, जब अपने यहाँ 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तब। परंतु 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको बदल दिया गया, किससे, सशस्त्र विद्रोह से, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी तो ये तो एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है ना, इसका तो दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है साहब, और इससे पहले यहाँ पर अगर आपको अनुमति लेनी हो तो किसकी अनुमति थी? इसमें राष्ट्रपति, ऐसा कहते थे कि राष्ट्रपति जो है वो घोषित करेंगे। कौन घोषित करेंगे? राष्ट्रपति घोषित करेंगे, सिर्फ इतना लिखा था। और इसका दुरुपयोग किया इंदिरा गांधी ने। उसने, इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट को बताया नहीं और सीधा राष्ट्रपति को बोल दिया, और राष्ट्रपति जी ने घोषित कर दी इमरजेंसी। कैबिनेट के मंत्रियों को पता ही नहीं है कि भाई साहब इमरजेंसी घोषित होगी। तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये बात कह दी गई
कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही, किस पे? लिखित सिफारिश मिलने पर ही कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलने की। और पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सिर्फ यही किया गया है, 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। अब देखो, चलो घोषित कर दी, अब घोषित करने से ही थोड़ी बात हो जाएगी। ये कितने महीने तक रहेगी? तो 6 महीने तक रहेगी। कितने महीने तक? 6 महीने तक, एक बार लागू होने पर 6 महीने तक रहेगी। उस 6 महीने के बाद में अगर आपको और लागू करना है तो आपको 2/3 बहुमत से जो है पास कराना पड़ेगा। कहां पर? संसद में, दोनों सदनों में। कहां? दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग आपको पास करवाना पड़ेगा इस इमरजेंसी को, ठीक है। और इससे पहले है ना, ये प्रावधान कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट के थ्रू। इससे पहले सिर्फ साधारण बहुमत से, किससे? सिंपल मेजोरिटी से ही पास करवाया जाना था, यानी जितने उपस्थित हैं उनके मत देने वाले का आधे से एक अधिक अगर कह देता था कि भाई इमरजेंसी जो है ये वैलिड है, तो ये हो जाता था। अब पहले क्या था? 2 महीने का टाइम था, 2 महीने के अंदर अंदर इमरजेंसी को रेटिफाई करना होता था संसद के द्वारा, मगर इसको कम करके 44th अमेंडमेंट के थ्रू कितना कर दिया? 1 महीना ही कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर अब आपको इस राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमोदित करना पड़ेगा, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से पहले यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगने को लगा दिया, उसको वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं था। परंतु इस 44th अमेंडमेंट के बाद के प्रावधानों के अनुसार ये कर दिया गया कि अगर 1/10 सदस्य अगर लोकसभा के हैं, ये अगर संसद नहीं चल रही है तो स्पीकर को अगर कह दे कि महाराज ये जो है ये संसद बुलाओ और हम जो है 1/3 ये प्रस्ताव पास करेंगे, तो इसके द्वारा 1/10 सदस्य अगर कह दें कि भैया ये जो है ये नहीं चलनी चाहिए इमरजेंसी, तो फिर लोकसभा, सिर्फ कौन? लोकसभा, कौन? सिर्फ लोकसभा अगर साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से कह दे कि ये इमरजेंसी अब आगे नहीं चलनी चाहिए, तो ये इमरजेंसी आगे नहीं चलेगी। देखो अब 44th अमेंडमेंट के बाद में अब लगाने के लिए इमरजेंसी आपको चाहिए 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी, और हटाने के लिए आपको चाहिए सिंपल मेजोरिटी। हालांकि राष्ट्रपति जब चाहे तब बिना किसी सिंपल मेजोरिटी के अपने एक दूसरी डिक्लेरेशन, उद्घोषणा के माध्यम से भी राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं। इतनी सारी चीजें, इतने सारे चेंजेस जो है वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू किए गए थे, ये मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर अच्छे से आपको समझा दिया। बस इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, नेशनल इमरजेंसी में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है। तो बस आज का लेक्चर हम समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को शेयर कीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।